बहू, किससे पूछकर तुमने सूट पहना? गुस्से में गरजती हुई बोल पड़ी उमा जी। सास का गुस्सा देख डर गई राधा। क्या हुआ माँ जी? पंकज जी तो कह रहे थे और वही लेकर आए भी, तभी तो मैंने पहना ना। पता था मुझे कि तुम यहाँ आकर यही सब करोगी, इसीलिए मैं तेरे साथ यहाँ आई हूँ। मेरे बेटे को कहाँ से दिमाग आएगा? जरूर ये दिमाग तुमने ही दिया होगा ना उसे सूट लाने के लिए। अब तू अपने हिसाब से रहेगी, उड़ेगी, अब सूट पहन के चलेगी तुम। उमा जी की इतनी तीखी और कड़वी बातें सुन बेचारी राधा को ऐसा लगा जैसे उसने सूट पहनकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुरंत ही जाकर उसने सूट निकाल दिया और साड़ी पहन ली। उमा जी को राधा के आंसुओं से कोई मतलब नहीं था। असल में राधा और पंकज की शादी अभी 4 महीने पहले ही हुई थी। राधा शादी के बाद अपने पति पंकज के साथ शहर आ गई, राधा को पति के साथ ना जाने देने के लिए। पहले तो उमा जी ने बहुत कोशिश की। शादी के बाद जब पंकज ने उमा जी से कहा, माँ मैं राधा को अपने साथ लेकर जाता हूँ, पहले तो उमा जी ने बहुत मना किया कि अभी नहीं लेकर जाना है, लेकिन पंकज की जिद के आगे वो चुप हो गई। फिर भी राधा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्हें डर था कि कहीं बहू बाहर निकल गई तो अपने हिसाब से अपने मन की ना हो जाए, बेटे के साथ मिलकर फैसले न लेने लगे, फिर तो मेरी और मेरी बेटी की अहमियत ही खत्म हो जाएगी। बस इसी डर के चलते उन्होंने पंकज से कहा, पंकज ठीक है ले जाओ बहू को, लेकिन मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अब भला पंकज माँ को कैसे मना करे, कोई भी नहीं कर सकता। राधा को भी लगा कि हो सकता है 10-15 दिन के बाद माँ जी घूमकर चली आए। उसे क्या पता था कि उमा जी वहाँ बस उसकी निगरानी के लिए जा रही हैं। खैर, शहर आने के 2 दिन बाद ही पंकज राधा के लिए सूट लेकर आया, ये कहते हुए कि राधा अभी हमारी नई नई शादी हुई है, साड़ी पहनने की आदत है नहीं तुम्हें। गांव में मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि वहाँ लोग रहते थे, सबकी बहुएं साड़ी पहनती हैं, इसलिए तुम्हें भी पहनना पड़ता था। लेकिन शहर में कोई देखने वाला नहीं है, तुम आराम से सूट पहन सकती हो। बस वही सूट जैसे ही राधा ने पहना, उमा जी के तन बदन में आग लग गई और उन्होंने ऐसी तीखी बोली बोली कि बेचारी राधा की आंखों में आंसू आ गए। जाकर उसने तुरंत ही सूट निकाल दिया। शाम को जब पंकज आया तो राधा ने उन्हें सब कुछ बताया। कुछ सोचते हुए पंकज ने कहा, राधा जाने दो, अभी मैं कुछ भी कहूँगा तो माँ को बुरा लगेगा। एक काम करो, कुछ ही दिन तो माँ रहेंगी, तब तक तुम साड़ी ही पहन लो। माँ के जाने के बाद फिर तुम आराम से सूट पहनती रहना। लेकिन पंकज और राधा को क्या पता था कि उमा जी के मन में क्या चल रहा है। वो यहाँ से हिलने वाली नहीं है। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। उमा जी के पति का भी कितनी बार फोन आ गया, लेकिन उमा जी घर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बीच राधा की अगल बगल की औरतों से जान पहचान भी हो गई थी। उमा जी राधा को अकेले कहीं घर से बाहर निकलने ही नहीं देती। सब्जी लेने भी जाना होता तो उसके साथ साथ जाती थी। एक बार बगल में ही किसी के बेटे का बर्थडे था, वो राधा को बुलाने उसके घर आई। उस समय तो उमा जी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जैसे ही शाम को राधा जाने के लिए तैयार हुई, उमा जी भी उसके पीछे पीछे तैयार होकर बोली, चल बहू मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। ये देख राधा को बड़ी हैरानी हुई। उसने धीरे से कहा, माँ जी ये शहर है, जिसे बुलाते हैं वही जाता है, पूरा परिवार नहीं जाता, इतनी व्यवस्था नहीं होती है सबके यहाँ। अगर उसे आपको बुलाना होता तो वो आपको भी कह के जाती। बस इतना सुनते ही उमा जी भड़क गईं। अच्छा तो तू क्या चाहती है कि मैं तेरी सास होकर घर में बैठूं और तू 2-3 दिन की आई बाहर जाएगी, पार्टियां करेगी? पता था मुझे, पता था तेरे रंग, तेरी चाल ढाल, इसीलिए तो मैं आई हूँ यहाँ पर। जिससे हमसे रखना होगा रखेगा, नहीं रखना होगा नहीं रखेगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगी।
एकदम से जिद करके बैठ गई उमा जी। वो अकेले राधा को जाने ही नहीं दी। राधा भी अच्छी तरह से जानती थी कि उमा जी के मुंह लगना मतलब खुद के बाल नोचना। आखिरकार राधा को उमा जी को अपने साथ ले जाना ही पड़ा। वहाँ पर भी जितनी औरतें आई थीं उनमें से किसी की भी सांस नहीं आई थी। ऊपर से राधा जब अपनी सहेलियों के साथ थोड़ी हंसी मजाक कर लेती, हंस देती, तो उमा जी उसे धीरे से आंखें दिखा देती, धीरे से चिमटी काट देती, खुलकर हंसने के लिए मना करती, बोलने के लिए मना करती। बेचारी राधा अपने आप को बहुत ही असहज महसूस करने लगी। 10 मिनट भी बीता नहीं कि उमा जी रट लगाना शुरू कर दी। अब चलो बहू, बहुत लेट हो गया, अब उठो भी, बहुत लेट हो गया, और भी काम है, और वैसे भी केक कट गया ना, फिर बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। तभी राधा की एक सहेली ने कहा, माँ जी बड़ी मुश्किल से तो हम लोग मिलते हैं, 5 मिनट बैठने दीजिए ना। अरे नहीं नहीं, तुम लोग बैठो, तुम लोगों के पास टाइम है, मेरे घर में काम पड़े हुए हैं, और हमारे यहाँ औरतें इतना घूमती नहीं हैं, तुम लोग ही घूमो सारी रात। उमा जी का व्यंग सुन सारी औरतें चुप हो गईं। वो राधा का मुंह देखने लगी। अब बेचारी राधा क्या बोले क्या कहे। अब उसने वहां से उठने में ही अपनी भलाई समझी और चुपचाप उठकर घर चली आई। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था उमा जी पर, लेकिन मजबूर थी, कुछ कह नहीं पा रही थी। घर आते ही उमा जी तुरंत अपनी बेटी को फ़ोन लगाई और बेटी को सारी बातें बताते हुए बोली, बताओ बेटा, ये तो हद हो गया। अच्छा हुआ मैं यहाँ पर साथ में चली आई, नहीं तो ये हमारे हाथ से गई थी। आते ही पहले दिन तो सूट पहन के खड़ी हो गई मेरे सामने, और दूसरे दिन से पार्टी चालू हो गई, और पार्टी में खाओ पियो और राक्षसों की तरह हंसो। किसी की भी बात भी समझ में नहीं आती। भला ये कौन सी पार्टी है? अच्छा हुआ मैं उसे उसकी पार्टी से उठा कर ले आई, ऐसे तो उसका मन और भी बढ़ जाएगा। अभी तो मैंने सूट पर ही रोक लगाई है। पहले दिन ही मैंने सूट के लिए उसे डांटा, तब से आज तक उसकी हिम्मत नहीं है सूट पहनने की, और अब पार्टी में भी नहीं जाएगी महारानी। ये करना भी बहुत ज़रूरी था। माँ की बात सुन प्रियंका ने कहा, माँ ये तुम क्या कर रही हो? क्या करने गई हो वहाँ पर? माँ वो शहर है। अब भाभी तुम्हारे घर में तो नहीं सूट पहन रही थी ना, गांव में तो सूट नहीं पहन रही थी ना। वो अपने पति के साथ रहती हैं, अकेली रहती हैं, कुछ भी पहने इसमें रोक टोक करना गलत है। माँ तुम अपनी सोच बदलो, जगह के हिसाब से अपनी सोच रखो, बात बात में मत टोको, नहीं तो कल को तुम्हारे लिए ही खराब होगा। प्रियंका ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भला उमा जी कहाँ समझने वाली। उन्होंने प्रियंका को डांटते हुए कहा, चुप कर भाभी की चमची, जाने कैसा जादू किया उस चुड़ैल ने मेरे बेटे और बेटी के ऊपर, सब मेरे ही खिलाफ बोल रहे हैं। माँ कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं बोल रहा है, तुम गलत कर रही हो। वो अपने पति के साथ बाहर हैं तो जैसे भी रहें, तुम्हारे घर में तो ठीक से है ना। बेटी की बात सुन और भी चिढ़ गई उमा जी। अच्छा चलो अब तुम मुझे ज्ञान मत बांटो, मैं फ़ोन रखती हूँ, आज मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, शाम को पंकज से बात करनी ही पड़ेगी मुझे। कहते हुए बेटी का फ़ोन भी उमा जी ने काट दिया। शाम को पंकज जैसे ही घर आया, राधा ने पंकज को सारी बातें बताई। पहले तो पंकज यही जानकर हैरान हुआ कि माँ तुम्हारे साथ गई थी, वो भी बिन बुलाए। पंकज ने बस माँ से यही कहा, माँ कम से कम जब 2-4 लोग बातें कर रहे हों तो उसमें घर के काम को तो मत छेड़ दिया करो। घर का काम रोज का होता है, लेकिन किसी के यहाँ आने जाने को कभी कभी मिलता है, और आप बिना बुलाए ही चली गई वहाँ पर। अच्छा बेटा, तो मतलब महारानी ने तुम्हें चढ़ा ही दिया। ये बहुत अच्छा है। भाई मैंने क्या कहा? मैंने तो यही कहा कि घर पर काम फैला है, तुम्हारे आने का टाइम हो रहा था, खाना बनाना था। चलो अब इसमें भी गलत हो गई मैं। मुझे पता था ये कुछ ना कुछ चढ़ाएगी मेरे खिलाफ। माँ मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा
कि जब 4 लोग इकट्ठे हैं तो बात कर लेने दिया करो। एक दिन घर के काम लेट हो जाएंगे, खाना हम लेट खा लेंगे, कोई रोज आना जाना नहीं होता है ना। बेटा, मुझे भी पता था, तू तो समझेगा नहीं मुझे। जैसा मैंने देखा है, जैसा मैंने किया है, वही तो मैं इसको भी कह रही। किसी और के चक्कर में हम अपने घर का काम लेट क्यों करें? और मिल क्या रहा वहाँ? बस बात करके हे हा 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 हा। और क्या हो रहा था? अब भला उमा जी के आगे कौन ही जीत सकता है? जीतने के लिए वही जीतेगा जो उनके साथ बैठकर बराबर में लड़े, जिसकी हिम्मत पंकज में नहीं थी और ना ही राधा में थी। खैर, बात आई गई हो गई। राधा को पति के साथ बाहर रहकर भी ऐसा लगता जैसे ससुराल में है। बात बात पर उमा जी उसे टोकती, ना उसे खुलकर बोलने देती, ना हंसने देती, ना घर से बाहर निकलने देती, ना किसी के यहाँ आने जाने देती। यहाँ तक कि 10 दिन बाद राधा की कुछ सहेलियाँ उससे मिलने आईं। शाम का टाइम था। राधा ने चाय पानी बनाया, बातें होने लगी। अब जहाँ 4 लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ समय का पता चलता नहीं। बातें करते करते शाम के दिए बाती का टाइम हो गया। अब उमा जी का गुस्सा भी बढ़ने लगा। कुछ देर तक तो वो सारी औरतों के साथ बैठी रहीं, लेकिन जब उन्हें उनकी बातों का, उनका बोलना, उनका हंसना पसंद नहीं आया तो वो उठकर वहाँ से बाहर चली गई, अपनी बहू को इशारा करके कि इन्हें यहाँ से जल्दी से भेजो। अब भला कोई अपने घर आए हुए मेहमान को कैसे भगा सकता है? जितना ही सबकी बातों की आवाज़ आती, उतना ही उमा जी का खून गर्म होता जाता। बार बार अंदर आती रहती, देखती रहती। जब उन्हें लगा कि ये अभी उठने वाली नहीं है तो गुस्से में चिढ़ते हुए जाकर राधा से कहती हैं, बहू, शाम हो गई है, कुछ होश है तुम्हें? मंदिर में दिया नहीं जला है और 1 घंटे में पंकज भी आ जाएगा। खाने की भी तैयारी नहीं हुई है। ये तो बढ़िया है, कुंवारी लड़कियों की तरह बैठ गई हो, बातें कर रही हो। अरे, शादीशुदा हो, कुछ जिम्मेदारी का एहसास है? उमा जी इतना तेज गरजते हुए बोली कि सारी औरतें सकपका गईं और चुपचाप उठकर चली गई, ये कहते हुए कि राधा, जब तुम्हारी सास चली जाएंगी हम तभी तुम्हारे घर आएंगे। शायद इन्हें हमारा आना अच्छा नहीं लगता है। आज तक तो राधा सब कुछ पति के कहने पर बर्दाश्त कर रही थी, ये सोचकर कि कुछ दिनों बाद माँ जी चली जाएंगी। लेकिन आज जो उमा जी ने किया, उससे राधा को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हुई। औरतों के जाते ही उमा जी पर चिल्ला पड़ी, माँ जी, ये क्या तरीका है? ये क्या किया आपने? अरे, आपकी नज़र में तो मैं बदतमीज हूँ, मुझे तमीज़ नहीं है, लेकिन आपके पास तो तमीज़ थी ना। अरे, घर आए कुत्ते को भी कोई ऐसे नहीं भगाता है जैसे आपने उन औरतों को भगाया। आपके पास इतनी भी अक्ल नहीं है कि मुझे यहीं रहना है, इन्हीं के साथ रहना है। अगर आपका यही व्यवहार रहा तो कल को अगर हमें कोई इमरजेंसी पड़ी तो कोई हमारा साथ नहीं देगा, कोई सीधे मुंह बातें भी नहीं करेगा। राधा का इतना बोलना उमा जी के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें करके गरजते हुए उमा जी बोली, बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझसे ऐसी बातें की? यही संस्कार लेकर आई हो? मुझे पता था, तेरे लक्षण ही बता रहे थे कि तू उड़नबाज है, उड़ने वाली है। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। राक्षसों की तरह हंस रही हो सबके साथ बैठकर। इतनी तेज घर की बहुएं हंसती हैं क्या? इतनी तेज औरतें बातें करती हैं? ना समय का ख्याल है ना कुछ भी। माँ जी, कौन सा रोज रोज कोई आता है आपके घर? ये गांव नहीं है जहाँ 7 बजे सब लोग खा पीकर सो जाते हैं। ये शहर है। यहाँ 9 बजे तक, 10 बजे तक लोग ड्यूटी करके आते हैं। गांव के माहौल में, शहर के माहौल में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, और यही अंतर तो तेरा मन बढ़ा देगा बहू। यही अंतर तो तुम्हारी जबान भी बाहर निकाल दिया है। इसी अंतर के लिए आई हो ना यहाँ पर? पता था मुझे। तू चल मेरे साथ गांव, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यहाँ तुम वहीं सही थी। वहाँ रहती तो तेरी जुबान नहीं खुलती। यहाँ रहकर तेरे रंग मैंने देख लिया। अब मैं तुझे यहाँ अकेले नहीं छोड़ूंगी। आने दे पंकज को, कल का ही टिकट करवाती हूँ और तुझे लेकर यहाँ से जाऊंगी मैं। कहते हुए गुस्से में बड़बड़ाती हुई उमा जी अपने कमरे में चली गई। जैसे ही पंकज शाम को आया,
उमा जी मुंह फुलाकर बैठी रही। राधा ने जब पंकज को सारी बातें बताई तो पंकज माँ के पास जाकर बोला, माँ क्या बात है? पंकज के पूछते ही उमा जी रोने लगी। बेटा बेटा बहू हाथ से निकल जाएगी, मेरी बात मान, तो टिकट करा दे हम दोनों का, मैं इसे लेकर चली जाऊंगी। अरे बेटा तुझे क्या पता है, तुमने गांव में किसी की बहू की आवाज़ सुनी है क्या? अरे ये तो राक्षसी हंसी हंस रही थी। जब इसकी सारी सहेलियां इकट्ठा हो जाती हैं तो उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ होश ही नहीं रहता। जब देखो हे हंसती रहती है, ना किसी का डर ना शर्म। माँ तुम कैसी बातें कर रही हो? अब यहाँ पर कौन से तुम्हारे चाचा ताऊ काका कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है? ससुराल का कोई है क्या? माँ राधा गांव के हिसाब से गांव में थी ना, तो यहाँ उसे उसके हिसाब से रहने दो। माँ जैसा देश वैसा भेष बनाकर रहना पड़ता है। वहाँ तो नहीं खुलकर हंस रही थी ना, वहाँ तो नहीं बोल रही थी ना, वहाँ तो नहीं किसी से बातें कर रही थी ना, वहाँ तो सारा काम टाइम पर कर रही थी ना। माँ ये शहर है और कौन सी औरतें रोज आती हैं? कभी कभी तो आती हैं, और जब दो चार लोग इकट्ठा होते हैं तो किसी बात पर हंसी मजाक हो ही जाता है। तुम नहीं करती हो गांव में? जब काकी आती हैं चाची आती हैं तो तुम नहीं हंसती हो? देख बेटा मैं कुछ नहीं जानती, तू बोलेगा मुझे पता है उसी की बोली। यहाँ आकर सूट पहन आ रहा है, घुमा रहा है, पार्टियां करा रहा है। उमा जी की बात सुन अब पंकज परेशान हो गया। माँ पार्टी नहीं है, जो गांव में तुम किसी के घर बुलावे पर जाती हो ना, वही बुलावा यहाँ भी होता है। बस यहाँ उसे पार्टी का नाम दे देते हैं। जाना पड़ता है, व्यवहार बनाना पड़ता है। जिस सोसाइटी में हो वहाँ पर सबसे कट के तो नहीं रह सकती ना। देख बेटा मैं कुछ नहीं जानती, तू चुपचाप मेरा और बहू का टिकट कटा, मैं उसे लेकर यहाँ से जाऊंगी। यहाँ रहेगी तो वो बिगड़ जाएगी, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। राधा भी किचन से माँ बेटे की बातें सुन रही थी। कुछ सोचते हुए पंकज ने कहा, ठीक है माँ, मैं कल तुम्हारा टिकट करा दूँ, तुम चली जाओ। राधा यहीं रहेगी, अगर तुम्हें उसके साथ रहना पसंद नहीं है तो तुम जाओ। और वैसे भी छोटा सा ही घर है, तुम्हें भी दिक्कत हो रही है और घर पर पापा भी अकेले हैं, तो तुम अपने पति के पास जाओ और राधा अपने पति के पास रहेगी। लेकिन हाँ, इतना मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ राधा जैसी भी है, तुम्हारे घर पर वो तुम्हें तुम्हारी आदर्श बहू ही मिलेगी। यहाँ तो उसे खुलकर हंस लेने दो, बोल लेने दो, बातें कर लेने दो। मैं कल का तुम्हारा टिकट करवा देता हूँ। कहते हुए पंकज चला गया। अब भला उमा जी क्या बोले? उन्होंने तो सोचा था कि गुस्से में अगर वो पंकज को बोलेंगी तो पंकज मेरा और बहू का टिकट करा देगा और बहू को लेकर वो चली जाएंगी। लेकिन यहाँ तो पंकज ने उनका ही टिकट करा दिया।